नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज फिर से एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने है। हमारा अभी तक सफर बड़ा रोचक रहा है। इस पूरी कहानी को आपको बताने का उद्देश्य केवल यही कि आप इतिहास के सारे मापदंडों को आसानी से समझ जाओ और नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आसानी से समझ सको। यह हमारी सीरीज का 7वां भाग है। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर कर दे। चलिए बिना देरी के आज के टॉपिक को कवर करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे फाइनेंस, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के उभार और विकास के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, 1989 में सोवियत संघ और साम्यवाद की विचारधारा के पतन के बाद एक नई आर्थिक व्यवस्था का दौर शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से। 1989 में सोवियत संघ के पतन के बाद पूरी दुनिया में एक नई आर्थिक व्यवस्था का आगमन हुआ। इसे हम कहते हैं फाइनेंस, पूंजीवाद का दौर। अब यह बदलाव सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं था, बल्कि साम्राज्यवाद के नए चरण की शुरुआत थी। इस दौर में पूंजीवाद ने अपने नए रूप में खुद को वैश्वीकरण और उदारीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया। पारंपरिक साम्राज्यवादी ताकतें जैसे अमेरिका और यूरोप ने विकसित देशों को अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नव साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। 1989 सोवियत संघ और साम्यवाद की विचारधारा के पतन के बाद 1990 के बाद नव साम्राज्यवाद का तीसरा चरण यानी फाइनेंस कैपिटल का दौर शुरू हुआ, जिसमें विश्व में श्वेत यूरोपीय और अमेरिकी प्रजा के आर्थिक उदारीकरण, लिबरल यानी इसका उद्देश्य केवल लाभ, लोभ, धन और संपत्ति संचय पर बिना किसी पाबंदी की खुली छूट के लिए थे। पूंजीवाद की आर्थिक नीतियां का गैटी समझौता, WTO, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संघ की नीतियों, IMF के द्वारा कर्ज, आर्थिक सहायता को पूर्णतः गहराई तक लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब यह सब सिर्फ पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं रहा। भारत से लेकर चीन, जापान, रूस और क्यूबा जैसे देशों में भी राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र को निजीकरण, उदारीकरण और मुद्रीकरण के नाम पर व्यवसायीकरण किया गया। निजीकरण, उदारीकरण, मुद्रीकरण, व्यवसायीकरण या दूसरे शब्दों में कहे कॉरपोरेटकरण। भारत से लेकर चीन, जापान, क्यूबा, रूस इत्यादि सभी देशों में राज्य की साम्यवादी मॉडल की बची खुची मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली राज्य की कल्याणकारी सरकारी, सहकारी कार्य, उद्योग, सेवा, योजना पर खर्च और निवेश को कम करके उसका निजीकरण, उदारीकरण, मुद्रीकरण, व्यवसायीकरण या दूसरे शब्दों में कहे कॉरपोरेटकरण करना शुरू किया। इस प्रक्रिया से पूंजी विनिवेश, उदारीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, मुद्रीकरण का नाम दिया गया, जिसका काम था यूरोप की श्वेत प्रजाति यानी अंग्रेजों के लाभ की सभी नीतियां, नियम, व्यवस्थाओं को पूर्व उपनिवेश देशों में फिर से लागू करना। इसके अंतर्गत सभी सरकारी और सहकारी संपत्तियों को निजी, कारपोरेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देशों को FDI शेयर मार्केट के माध्यम से बेच देना, और जो निगम केवल सरकार के क्षेत्र तक सीमित थे, जिसमें रक्षा, परिवहन, परमाणु ऊर्जा, संचार, जल, थल, वायु, यातायात, रेलवे, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक, बीमा, बिजली, उत्पादन वितरण, अन्न भंडार, सभी सरकारी और सहकारी निगमों को कौड़ियों के दाम पर देशी विदेशी चुनिंदा पूंजीपतियों को बेच दिया या बेचा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी देश का आंतरिक और बाहरी चुनौती के सामने लड़ने के लिए उनकी अपनी कोई भी सरकारी, सहकारी, केंद्रित, स्वतंत्र व्यवस्था बाकी नहीं रह गई है। सब कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के परोक्ष या अप्रोक्ष नियंत्रण में चला गया है। अब जरूरत पड़ने पर भी 180 देशों की सरकारें अपना सिर इन यूरोपीय देशों के सामने नहीं उठा पाएंगे। यह व्यवस्था पूरी दुनिया के सभी देशों में एक साथ चल रही है। अगले भाग में हम जानेंगे 1990 के बाद वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और कॉरपोरेटकरण के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस पर और कौन से पहलुओं पर वीडियो देखना चाहेंगे। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ हम लौटेंगे। धन्यवाद।